हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जो कि हम एनसीईआरटी बुक के थ्रू कवर कर रहे हैं। आपने देखा भी है। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th और 12th के साथ साथ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। बच्चों, आपने देखा कि हमने सबसे पहले क्लास 11th में सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। उसके बाद प्रीवियसली हमने अभी मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस भी बहुत अच्छे से फिनिश किया है। तो आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आप आगे भी पढ़ेंगे, जब मान लीजिए कहीं इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे भी मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों, बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपने देखा जो मैंने आपको बताया था सेट्स में, आपने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर, और इसको हम प्यारे बच्चों एन से डिनोट किया करते थे। ठीक है, ये होते कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होते थे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, होल नंबर, होल नंबर को हम W से डिनोट किया करते थे। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से होते थे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद प्यारे बच्चों, होल नंबर के बाद हम क्या पढ़ते थे, इंटीजर। इंटीजर को हम किससे डिनोट किया करते थे, तो इंटीजर को हम जेड से डिनोट किया करते थे और आई से डिनोट किया करते थे। दूसरी बात प्यारे बच्चों, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होते थे, नेगेटिव इंटीजर भी होते थे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया करते थे, अपने समझने के लिए सिर्फ, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों, इंटीजर के बाद क्या आते थे, इंटीजर के बाद आते थे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिनको हम किससे डिनोट किया करते थे, क्यू से। और प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर होते क्या थे, मान लीजिए कोई नंबर x है, सच दैट x होना किस फॉर्म में चाहिए, p बाय क्यू में, जिसमें p और q क्या होगा, p एंड q देखिए बिलोंग्स टू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये q। ठीक है, इसके बाद क्या होते थे प्यारे बच्चों, इतना तो सभी बच्चे को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसके बाद सीन में आता था हमारे एक इर्रेशनल नंबर। देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में आई थिंक नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने तब भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, हम देखते थे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते थे, इर्रेशनल नंबर को प्यारे बच्चों हम टी से डिनोट किया करते थे। और ये होते क्या थे, x सच दैट x ये हमारा क्या होता था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता था। ठीक है, जिसमें से प्यारे बच्चों x नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, रैशनल नंबर, और इसी को हम इर्रेशनल नंबर कहते थे। इसका मैं कुछ एग्जांपल यहीं दे देता हूँ, बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स तो आप यहाँ पे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। देखिए, आपने देखा क्लास 10th में √2 मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा गया, प्रूव दैट नंबर इज इर्रेशनल और नहीं, मतलब नॉट इर्रेशनल। फिर उसके बाद √3, फिर पाई, ऐसे करके हम पढ़ा करते थे। ठीक है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आप इसमें कंडीशन क्या होती थी इसको प्रूव करने में, कि आप इसको ये प्रूव कर देते थे कि रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब इर्रेशनल है, इर्रेशनल है। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से इसका प्रूव किया करते थे क्लास 10th में। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, आपने इर्रेशनल पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रियल नंबर के बारे में। और प्यारे बच्चों, ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन द नंबर लाइन आर रियल नंबर, आपको ये डेफिनेशन भी पता है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके बाद भी आपको क्या पढ़ना था, अब यहां से स्टार्ट होता है बेस बनना, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपने देखा कि एक नंबर होता है इमेजनरी नंबर। यहां तक तो सारे नंबर्स आपने देखे, इमेजनरी।
इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले इमेजनरी नंबर आप समझिए, ठीक है। देखिए इमेजनरी नंबर when a square of any number, when a square of any number is equal to negative of any number, negative or minus of any number or negative of any number, that number is known as imaginary number। प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। आपने इरेशनल नंबर तो पढ़ा है ये, ठीक है। मान लीजिए नंबर्स कुछ ऐसे आ जाएं, देखिए कि आपसे कह दे √-1, √-2, √-3 एंड सो ऑन etc। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब ये नंबर्स तो अपने आप में क्या है, इमेजनरी नंबर तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों ये किसी के बराबर भी तो होंगे, है कि नहीं। तो ये बराबर किसके होते हैं, देखिए इसी को अगर अच्छे से और बना दिया जाए सिस्टमेटिकली, तो i = -1 अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो वही चीज़ आपको कह रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या निकल के आएगा, वहाँ से ये निकल के आएगा ना। देखिए i² = -1, तो क्या है, व्हेन अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू माइनस, ये नेगेटिव है ऑफ एनी नंबर, तो ये क्या कहलाएगा, इमेजनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। इतना आप जानते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आपको फ्रीक्वेंटली दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, जब आप इमेजनरी नंबर समझ चुके हैं, ठीक है, तो इसके बाद फिर जन्म होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बाद क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर, रियल प्लस इमेजनरी, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, जनरल फॉर्म जो आपको बुक्स में मिलेगी वो दो टाइप से जनरली देखने को मिलती है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान लीजिए एक तो आपको देखने को मिलेगी जनरली a + i/b, दूसरी एक देखने को मिलती है x + i/y। अब प्यारे बच्चे आयोटा क्या है, यही है, ठीक है। देखिए i इज नोन एज आयोटा, और ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। उसके बाद प्यारे बच्चों जब आप ये जनरल टर्म्स मतलब समझ गए, देखिए जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में a + i भी दे रखा है, बहुत से बुक्स में x + iy के रूप में भी दे रखा है, ठीक है, जिसमें से a रियल पार्ट को डिनोट करता है और आयोटा × b इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेम एज इट इज x रियल पार्ट को प्लस iy इमेजनरी पार्ट को। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ आपके समझने वाली चीज़ें थी जो आपने पहले देख रखी हैं, बस आपको देखिए यहाँ से जो चीज़ें थी ये इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर ये सीखना था, ठीक है। मतलब इतना नहीं सीखे होंगे तो ये थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब प्यारे बच्चों इसके बाद जो कॉन्सेप्ट में पहले इसको रब करता हूँ, फिर देखते हैं कि प्यारे बच्चों क्लास 10th में आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, क्या श्रीधराचार्य रूल पढ़ा है। वो किसके लिए वैलिड होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। क्यों बता रहा हूँ अभी देखिए, देखते जाइए। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने क्लास 10th में पढ़ा लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल आपने पहले पढ़ा, ठीक है, इन 2 वेरिएबल।
वेरिएबल, जिसकी फॉर्म क्या होती थी, जिसकी फॉर्म कुछ ऐसे होती थी, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, देखिए a1 b1 c1, क्योंकि प्यारे बच्चों दो वेरिएबल्स है तो हमको दो इक्वेशंस तो चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। c1 फिर a2 x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बढ़िया, हम इसको सॉल्व किया करते थे और फिर xy की वैल्यू निकाला करते थे, ठीक है। ये आपने देखा क्लास 10th में। उसके बाद फिर कुछ इसमें आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज देखते थे, जैसे यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, है कि नहीं, ये सब देखते थे। बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो रहा होगा क्लास 10th का। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, हम जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ लेते थे तब आता था हमारा चैप्टर कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। मतलब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती थी, इसकी जनरल फॉर्म हुआ करती थी प्यारे बच्चों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। जहां पे ए बी सी क्या होते थे, कोई कांस्टेंट होते थे और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। और देखिए वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक्स है ना इसमें। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करते थे, एक फॉर्मूला बनाते थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला क्या होता था, देखिए x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये होता था, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं पर्टिकुलर इसको क्या बोला करते थे हम, इसको हम डी से रिप्रेजेंट किया करते थे, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां से आपके पास 3 केसेस अराइसेस होते थे, कौन कौन से, देखिए फर्स्ट केस होता था व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो रूट्स क्या होते थे, रूट्स होते थे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर एक कंडीशन अराइज होती थी आपके पास d इक्वल्स टू 0, इसमें क्या होता था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और प्यारे बच्चों थर्ड कंडीशन क्या अराइज होती थी, थर्ड कंडीशन होती थी व्हेन d इज लेस देन 0, तो क्या होता था, रूट्स आर इमेजिनरी। तो प्यारे बच्चों आपने देखा इन पे बेस्ड तो क्वेश्चन वहां पे आपको भर भर के मिले होंगे इन दोनों पे क्लास 10th में, लेकिन इसकी कोई कंडीशन आपको देखने को नहीं मिली क्लास 10th में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो सॉल्व करेंगे वो पर्टिकुलर इस कंडीशंस के लिए प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। और बहुत सी बुक्स में आपको प्यारे बच्चों जैसे ये लिखा हुआ है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप देखिएगा बहुत सी बुक में मैं बता दे रहा हूँ इसको क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 है तो आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा 4ac माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपने देखा, यहाँ से इमेजिनरी वर्ड ये जो आया इसका यूज़ स्टार्ट होना चालू हो जाता है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर का नाम है क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड चैप्टर हैं, ठीक है। आप देखिए आपने अभी प्रीवियसली एक कॉन्सेप्ट सीखा i इक्वल्स टू रूट -1, ठीक है।
इसको सबसे पहले मैं रब करता हूँ। देखिए आप इसको लिख लीजिए पावर ऑफ आयोटा, ठीक। अब देखिए आपने लिखा हुआ देखा अभी i इक्वल्स टू -1, ठीक है। कितनी वैल्यूज़ इसकी पॉसिबल है और कहाँ तक हमें पढ़ना है वो चीज़ समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए फिर आप देखेंगे कि आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखाई देगा i² इक्वल्स टू -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपको कहीं पे ये दिखाई देगा प्यारे बच्चों, चेंज करने के तरीके पे मैं आपको बताऊं। देखिए मान लीजिए i³ लिखा हुआ है, मतलब आयोटा की पावर 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे i² इंटू i² की वैल्यू क्या है, i² की वैल्यू -1 है, तो आपने इसकी वैल्यू क्या लिखी, i³ की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा, ठीक है। जहाँ यूज़ हो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये -1 है, ये माइनस आयोटा है। अब प्यारे बच्चों इसी के बाद अगर मान लीजिए एक और होता है आयोटा की पावर 4, तो इसको आप किस में ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर सकते, देखिए आयोटा² इंटू आयोटा², ठीक है। अब आयोटा² की वैल्यू कितनी होती है, -1, आपने रख दिया -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है, मतलब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू -1 होती है। आप चाहें तो इनकी समरी एज ए समरी भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पे 4 कंडीशंस सीखी डायरेक्टली यूज़ के लिए। सबसे पहले ये कंडीशन सीखी, फिर इससे स्क्वायर की कंडीशन सीखी, फिर आपने क्यूब की कंडीशन सीख ली, और फिर आपने आयोटा की पावर 4 की कंडीशन सीख ली। ये चारों कंडीशन आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए हर वक्त, जब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। प्यारे बच्चों आज इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आपने देखा बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।